नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2022 डिस्कस हम करने जा रहे हैं। जनवरी महीने के करंट अफेयर इस एपिसोड में हम करेंगे और इस एपिसोड में जो प्रश्न होंगे वो केवल यूपी से ही रिलेटेड होंगे। यूपी के प्रश्नों को लेकर आप लोग परेशान रहते हैं, सारे प्रश्न एक साथ आपको मिल जाएंगे। ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम जनवरी के करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ये किस तिथि को इन्होंने रखी? आप सभी को पता है कि मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। मेरठ का कौन सा स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मेरठ में एक स्थान पड़ता है सरधना। सरधना कस्बे के दो गांव हैं, सलावा और कैली। तो सलावा और कैली गांवों को मिलाकर ये जमीन अधिग्रहित की गई है और वहां पर ही ये बनने जा रहा है। 1080 खिलाड़ियों की क्षमता वाला ये स्टेडियम, जिसके अंतर्गत 540 मेल की और 540 फीमेल की सीट्स होगी प्रशिक्षण के लिए। 2 जनवरी 2022 को इसकी आधारशिला पीएम मोदी के द्वारा रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरठ का सरधना कस्बा, सुलावा और कैली गांव। सीसीईए का मतलब क्या होता है? आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसने भारत के हरित ऊर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण के लिए 12,031 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है। इतना बजट दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सहित कितने और राज्य शामिल है? तो यूपी के शामिल होने के साथ साथ 6 राज्य इसमें और हैं, यानी कि एक यूपी है और यूपी के साथ 6 और, तो टोटल 7 है। यूपी सहित पूछा जा रहा है। और ये जो 6 राज्य हैं इसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसमें 20 गीगावाट ये जो सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी, इसके तहत 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, हनी का मतलब यहाँ पर शहद है, इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? ये जो इकाई है इसको 15 लाख रुपए में तैयार किया गया है और अगर 8 घंटे इसको चलाया जाएगा तो लगभग 300 केजी तक शहद ये उत्पादित कर सकती है। सिरोरा गांव गाजियाबाद में इसका उद्घाटन विनय कुमार सक्सेना, जो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया है 7 जनवरी 2022 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जल पुरस्कारों की जो घोषणा है वो हुई थी 2018 में। 2018 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 57 पुरस्कार दिए गए 11 विभिन्न श्रेणियों में और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान इसमें राजस्थान को मिला है और तीसरा स्थान रहा है तमिलनाडु को। तो यूपी का रहा है फर्स्ट, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया। ये किस जिले में स्थित है? राजस्व गांव घोषित किया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नर के आर्डर से ये घोषित हो पाता है। यहाँ पर एक समुदाय रहता था, उसका नाम है वनटांगिया, और वनटांगिया समुदाय की जो कहानी है उसको आप जोड़ सकते हैं ब्रिटिश पीरियड से। ब्रिटिश पीरियड में वनों को लगाने के लिए म्यांमार से यहाँ पर कुछ मजदूरों को लाया गया था। वो वनटांगिया समुदाय से बिलोंग करते हैं और इनका बसाव पाया जाता है लखीमपुर खीरी। ध्यान रखिएगा, जिले में की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ये क्षेत्र तो वो पूरा है, लेकिन अभी जो घोषित किए गए ये हर जिले में मिलेंगे, लेकिन अभी जो घोषित किए गए हैं वो बहराइच। बहराइच में एक तहसील पड़ती है मिहीपुरवा, और मिहीपुरवा तहसील में ये 4 गांव जिनका नाम है टेडिया, ढाकिया, बिछिया और भवानीपुर, गांव के नाम आपको नहीं ध्यान रखने हैं, ये बहराइच में पड़ते हैं और इनको घोषित किया गया है अभी राजस्व गांव। राजस्व गांव एक छोटा सीमांकित प्रशासनिक क्षेत्र के तौर पर घोषित किया जाता है। राजस्व गांव जैसे हमारे और गांव हैं, तो इनको अभी तक ऐसे जंगल गांव के तौर पर जाना जाता था, अब ये राजस्व गांव के रूप में घोषित हो गए हैं। डेवलपमेंट और अच्छे से वहां पर हो पाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो शास्त्री जी थे उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 इनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ मनाया जाता है। गांधी जी की जयंती का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि ये छुप जाती है उसके पीछे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मुगल सराय में इनका जन्म हुआ और 56वीं पुण्यतिथि 11 जनवरी 2022 को, क्योंकि इनकी पुण्यतिथि होती है तो 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस सन में हुई थी? 1966। याद करिए, 1966 में ताशकंद में इनको रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था और उस समय ये गए थे पाकिस्तानी राष्ट्रपति एम आयूब खान के साथ युद्ध विराम की घोषणा करने।
युद्ध विराम की घोषणा करने के बाद में ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, यहां पर दिया है जय विज्ञान भी। जय विज्ञान जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था इसमें, जय जवान जय किसान इतना नारा ये शास्त्री जी का है, तो ये गलत यहां पर दिया है। और ये दूसरे प्रधानमंत्री थे 1966 तक, 1964 से 1966 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था प्रधानमंत्री के तौर पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यही प्रधानमंत्री बने थे, तो इंदिरा जी को फिर बनना था। इसके बाद इंदिरा जी पहले नहीं बन पाई थी, फिर शास्त्री जी की जब रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई उसके बाद में इंदिरा जी बनी। तो यहाँ पर जय जवान जय किसान तक का तो ठीक है, जय विज्ञान गलत दिया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, एक स्थान यह है, दूसरा है बांदा, इसमें कुल कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं इन्होंने लगाई है, तो कुल कितने, टोटल की बात हो रही है, टोटल कितने मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया है टोटल, तो 50 मेगावाट का इन्होंने लगाया प्रयागराज में, 50 यहां पर बांदा में, टोटल जोड़ दिया जाए तो 100 मेगावाट का प्रदेश में ये सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। 2020 में आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीमें हिस्सा ले रही हैं। अभी आईपीएल चल रहा है तो उसमें दो हिस्सा लेने वाली नई टीमें यही हैं। लखनऊ टीम का नाम क्या है? ये जो नाम है ये चुना गया था एक कैंपेन के माध्यम से, लोगों से नाम इनवाइट किए गए थे, उसमें पुरस्कार भी निश्चित किया गया था। तो लखनऊ सुपर जॉयंट इसका नाम रखा गया है और इसकी कमान दी गई है केएल राहुल को। किसको दी गई है? केएल राहुल को, और केएल राहुल इसको संभाल रहे हैं। अब देखिए फाइनल रिजल्ट में क्या होता है। अगला जो प्रश्न है, ओमिक्रॉन के लिए विकसित आरटीपीसीआर किट ओम का विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया? ये ओम जो किट है ये 2 घंटे में परीक्षण परिणाम दे देगी। ओमिक्रॉन अगर किसी को है और इसमें परीक्षण किया जाएगा इससे तो ये परिणाम दे देगी। आरटीपीसीआर किट है और इसको विकसित किया है सीएसआईआर ने सीडीआरआई के वैज्ञानिकों के साथ, यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में जो स्थित है उसके वैज्ञानिकों के साथ मिलकर। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2022 में ये जो काम हो रहा है ये बहुत बड़ा काम हो रहा है पैरा खेलों के क्षेत्र में। तो पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है ये 2024 में जो पैरा ओलंपिक होने वाले हैं फ्रांस में, फ्रांस की जो पेरिस स्टेडियम है वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस हो सके इसलिए 150 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर लखनऊ में इसको स्थापित किया गया है। और बैडमिंटन सेंटर जो है इसको भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य जो है वो राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना उनके हाथ में सौंपा गया है कि वो अच्छे से प्रशिक्षण दिलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिवांगी सिंह के बारे में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में वायुसेना की झांकी का हिस्सा रही ऐसा कहा जा रहा है। 2022 में इन्होंने हिस्सा लिया है और झांकी का हिस्सा बनने वाली केवल पहली महिला फाइटर जेट है। केवल है और पहली है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक और किसी महिला ने इसमें नहीं शामिल, कोई महिला सम्मिलित नहीं हुई थी, पार्टिसिपेट किसी ने नहीं किया था। और वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की रहने वाली है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और आईएफ की झांकी की थीम थी भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए बदल रही है। बाकी बातें सही हैं, लेकिन आपको याद होगा इससे पहले एक नाम चर्चा में आया था भावना कंठ का। तो भावना कंठ जो है वो झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली फाइटर जेट पायलट बनी थी महिलाओं के लिहाज से पहली। तो ये दूसरी है, बी ऑप्शन इसका गलत यहां पर दिया है, ये दूसरी है। पहली जो है भावना कंठ, लेकिन 2022 की परेड में किस महिला ने जो फाइटर जेट पायलट है किसने पार्टिसिपेट किया? तो ये हो जाएंगे आपकी भावना कंठ नहीं, शिवांगी सिंह। यहां पर हो जाएंगी शिवांगी सिंह। तो फर्स्ट हो जाएंगी भावना कंठ, लेकिन इस बार की कौन है या सेकंड कौन है? तो ये शिवांगी सिंह हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए 29 बच्चों को, इसमें यूपी के कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? ये जो 29 बच्चे हैं इसमें 15 बॉयज हैं और 14 गर्ल्स हैं, लगभग बराबर इसमें पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और ये जो पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं और ये 6 श्रेणियों में दिए गए हैं अलग अलग। 1 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए का पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाता है। यूपी के 3 बच्चे इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित रेलवे स्टेशन के पुराने और नए नामों को बताना है कौन सा इसमें सही है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम श्री राम रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर दिया हुआ है झांसी रेलवे स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा।
पहला तीसरा सही है, लेकिन फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही हो जाएगा। तो ये यहां पर जो दिया है श्री राम रेलवे स्टेशन, ये गलत दिया हुआ है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने अभी कवर किए। इसके बाद में आगे के एपिसोड में और क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ऐसे प्रश्नों को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसे प्रश्नों को अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा के लिए तैयार करें, इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए, तो 63072812 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है। इस पर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके इसका लाभ आप उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना हो तो आप आईएएस प्रेप अकेडमी ऐप को भी डाउनलोड करके वहां से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पीडीएफ भी आपको दिए जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आपको अनलिमिटेड दिए जाते हैं। अगली श्रृंखला में हम और डिस्कशन करेंगे फरवरी महीने का, फिर मार्च, और पिछले सालों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम फिर से लेकर आएंगे। तैयार करते रहिए और इन वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो लोगों तक शेयर करिए। अगले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको सूचना मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की इस एपिसोड में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड के अंतर्गत हमने डिस्कस किए थे जनवरी माह के करंट अफेयर, और इसके अंतर्गत हम फरवरी महीने के उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, और इन प्रश्नों को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अच्छे से इसको बार बार प्रैक्टिस करके तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर यूपीपीसीएस टीएस 2020 लिखकर भेजिए तो आपको डिटेल मिल जाएगा। पहला जो प्रश्न है वो भारत और अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का है। 19वां संस्करण अभी इसका आयोजित हुआ और ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहां पर आयोजित हुआ। एक तरफ यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, और रसिया को आप जानते हैं कि सैन्य सहयोग की दृष्टि से भारत के लिए क्या महत्व रखता है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका की बैठक हो रही है, और ये बैठक हुई है आगरा में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें हमारे यहाँ के एयर मार्शल BR कृष्णा ने भी पार्टिसिपेट किया था, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और लेफ्टिनेंट जनरल वहां के स्टीफन डी सेक्लेंका, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस संस्थान ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का निर्माण किया है, विकास किया है, जो कि बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए जो रासायनिक आधारित कीटनाशक हैं उनके विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देखते हैं दिन प्रतिदिन किसानों के द्वारा जो कीटनाशकों का उपयोग है, उर्वरकों का उपयोग है, बढ़ता चला जा रहा है, जिससे जो मृदा की गुणवत्ता है उसमें ह्रास होता है। IIT कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट किया है कि अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए, जो ज्यादा भूमि के लिए हानिकारक कीटनाशक हैं उनको बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया जाए, तो मृदा को बचाया जा सकता है, उनके एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है, और ये भविष्य के लिए अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया, ये अगला प्रश्न है। भारत में अगर रामसर स्थलों की बात की जाए तो इस समय 49 रामसर स्थल हो गए हैं, और 49 रामसर स्थल वखीरा और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को घोषित करने के बाद हुए हैं। इसमें जो वखीरा है ये तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का ये वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि संत कबीर नगर जिले के में पड़ता है, गोरखपुर के पास ये पड़ता है। और दूसरा जो खिजड़िया है ये आपका गुजरात में जामनगर के पास पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। फरवरी में एक डे है जो मनाया जाता है जो इसी से रिलेटेड है, वो कौन सा दिवस है, कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसका विषय क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए लोकप्रिय पसंद श्रेणी में कौन सी झांकी चुनी गई, तो ये महाराष्ट्र की झांकी थी। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी चुनी गई वो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, और उत्तर प्रदेश की झांकी जो विषय जिसको चुना गया है वो काशी विश्वनाथ पर बनाई गई थी, काशी विश्वनाथ की झांकी थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो काशी विश्वनाथ झांकी है, तो जितने भी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश ने वहां पे प्रदर्शन किया था, उनमें से ये प्रथम स्थान पे रही। और द्वितीय स्थान पर रही कर्नाटक की झांकी, और उसके बाद में स्थान आता है मेघालय का। तो आपसे हाईएस्ट ही, फर्स्ट ही पूछा जाएगा। आपको भी अगर कहीं पे अपना नाम करना है तो फर्स्ट ही आना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट पे यही थी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती होती है। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला थी। और अंतिम है कि वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। तो पहली महिला राज्यपाल थी, ये सही है। 13 फरवरी को इनका बर्थडे होता है। लेकिन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला नहीं थी, पहली महिला नहीं थी, बल्कि ये पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सी वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही है। एक प्रश्न है जिसका उत्तर दीजिएगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली, यहां पे कांग्रेस भी ऐड कर लीजिए, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी? गीता प्रेस गोरखपुर के राधेश्याम खेमका को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार उनको दिया गया है? और यह पुरस्कार है पद्म श्री भूषण या विभूषण, इसमें से छांटना है आपको। तो ये पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार दिया गया है। और गीता प्रेस गोरखपुर के ये अध्यक्ष हैं। और सनातन धर्म की प्रसिद्ध जो पत्रिका है कल्याण पत्रिका है ना, यही गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित होती है। एक बार जीएस में प्रश्न भी ये पूछा गया कहां से इसका प्रकाशन होता है, तो उसके संपादक भी हैं। धार्मिक कई प्रसिद्ध संस्थाएं हैं जिसके खेमका मेंबर हैं, सदस्य हैं, उसमें महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो इनको दिया गया है पद्म विभूषण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। केन बेतवा लिंक परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा? बहुत दिन से ये परियोजना अटकी पड़ी थी, लगभग 17 वर्ष से ये अटकी पड़ी परियोजना अब साकार होने जा रही है। 2022-23 का जो बजट रहा है उसमें कृषि क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं हुई उनमें एक ये भी हुई है। और ये जो परियोजना है बहुत बड़ी परियोजना है, 44,605 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। और सूखा क्षेत्रों का मैनेजमेंट इसमें हो पाएगा। जैसे बुंदेलखंड एरिया, जो पूरा बुंदेलखंड एरिया है, यहाँ पे सूखे की स्थिति रहती है, ड्रॉट की स्थिति रहती है। तो ऐसे में 13 जिले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश का जैसे पन्ना है, छतरपुर है, दमोह, टीकमगढ़, सागर, रायसेन, ये विदिशा, ये है। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले प्रभावित होने वाले हैं, लाभान्वित होने वाले हैं? तो वो बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, बिल्कुल याद कर लीजिए, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। तो इनकी यहां पानी की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। केन बेतवा लिंक परियोजना में इन्हीं को लाभ होगा। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा का निधन हो गया। वे क्या थे? साहित्यकार तो थे ही, इतना तो आपको पता ही है। और ये लखनऊ बेस्ड थे, लखनऊ में ये रहते थे। 80 साल की उम्र में अभी इनका निधन हुआ है। और इनका जो निकनेम हुआ करता था, उपनाम जो इनका हुआ करता था, वो सत्य हुआ करता था। डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य। एक विधा है अगीत विधा, तो अगीत विधा के ये जनक थे, अगीत विधा के ये जनक थे। यानी कि एक होता है गीत विधा, गीत के रूप में लिखना, दूसरा अगीत विधा, तो अगीत विधा के जनक थे। साहित्य भूषण सम्मान भी जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का श्रेष्ठ सम्मान है उसको दिया गया था, इनको प्रदान किया गया था, उसके ये विजेता थे, उससे विभूषित थे। तो साहित्य भूषण सम्मान भी इनको मिला था। और ये अगीत परिषद के संस्थापक भी थे। साहित्यिक संस्था अगीत परिषद एक है, तो अगीत परिषद के ये संस्थापक भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, केजीएमयू उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कैंसर मरीजों के लिए सहायता केंद्र प्रारंभ कर रहा है? केजीएमयू यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो कितने जिलों में कैंसर मरीजों के लिए सहायता केंद्र प्रारंभ कर रहा है? तो केजीएमयू एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल के क्षेत्र में भारत स्तर पर इसका नाम है। और पहले ये कॉलेज हुआ करता था, फिर यूनिवर्सिटी इसको घोषित कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में ये कैंसर मरीजों के लिए सहायता केंद्र चलाने जा रहा है, घोषित किया है इसने। गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कन्नौज, सैफई, प्रयागराज ये केंद्र बन चुके हैं। और सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, बहराइच और प्रतापगढ़, इसमें अभी सेंटर विकसित किए जा रहे हैं।
तो 12 जिले हैं जिनमें ये जिले आते हैं। संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, जहां पर ये सेंटर विकसित कर रहा है। तो ये रहे फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। और अगर आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसे प्रश्नों को बार बार हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6307281212। इस पर आप व्हाट्सएप करिए UPPCS-TS 2022 और इसको भेज दीजिए इस व्हाट्सएप पे, आपको जानकारी मिल जाएगी और वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। करंट अफेयर के मंथली वीडियो भी आप देख सकते हैं। जनवरी 2022 करंट अफेयर, फरवरी 2022 करंट अफेयर करके आईएएस प्रेप टैग के साथ उसको आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। शाम को हमारा एक कार्यक्रम होता है क्विज का, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं डेली 30 क्वेश्चन, 20 जीएस के एक टॉपिक से और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से। उसमें आप लोग आइए, लाइव सेशन होता है, जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं और देख सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है और कितनी आपकी तैयारी है, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। और शाम को जो ये सेशन होता है, वो सेशन अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आपके सारे पोर्शन जीएस के रिवाइज हो जाते हैं बहुत आसानी से। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एपिसोड तीसरा है। पहले और दूसरे एपिसोड में हमने जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर को डिस्कस किया है और तीसरे एपिसोड में हम मार्च महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा जहां पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है, वहां पर आप इस क्लास का उपयोग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। नेशनल पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने 5 पदक जीते। 5 पदकों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा पदक कितनी संख्या में रहा। इसमें 2 स्वर्ण तो आए ही थे, ये आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप इसको याद करिए। एक था सुमित कुमार का, मेरठ के सुमित कुमार ने इसमें गोल्ड जीता था 97 किलोग्राम वर्ग में। और दूसरा था विजय कुमार का, ये भी मेरठ की ही है। तो ये 2 गोल्ड इसमें आए थे। 2 गोल्ड के साथ में यहां पर 2 रजत आए थे और 1 कांस्य आया था। 5 इसमें टोटल आए थे। तो एक तो सुमित कुमार और दूसरा इसमें विजय कुमार, इन दोनों का गोल्ड है, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा। और सुमित कुमार का जो यहाँ पर वर्ग है वो 97 किलोग्राम का है और विजय कुमार का जो वर्ग है वो 61 किलोग्राम का वर्ग है। 20 मार्च से 29 मार्च 2022 तक आगरा में आयोजित होने वाले ताज महोत्सव की विषय वस्तु क्या थी। 20 से 29 मार्च को आयोजित हुआ। आगरा जो ताजमहल है वहीं पर इसका आयोजन होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग, ये इसकी इस बार की विषय वस्तु या इस बार की थीम थी। और इसमें का शिल्प संस्कृति का प्रदर्शन होता है, तो वो इस बार भी किया गया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, इसको पहले इकाना स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है। ये जब यहाँ पे सपा की सरकार थी उस समय विकसित किया गया था। इसमें इन्होंने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली 25 मार्च को। दोनों बातें सही हैं। वह उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री हैं, ये सही है। और वो लगातार दूसरा कार्यकाल जीतने वाले उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लगातार दूसरा कार्यकाल जीतकर मुख्यमंत्री बने। शपथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कराई, तो ये बिल्कुल सही है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में 34 राज्य मंत्री और 18 जो है कैबिनेट मंत्रियों ने, कैबिनेट मिनिस्टर 18 और 34 जो है स्टेट मिनिस्टर्स ने साथ में शपथ ली थी। गलत ये वाला स्टेटमेंट है। कई बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अलग चीज है, लेकिन लगातार 2 बार रहने का अभी पहली बार योगी आदित्यनाथ ने ही कायम किया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने रोगियों में बिना चीरफाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका ढूंढ निकाला। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बनता है। हर साल बहुत सारी महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं और मृत्यु होती है उनकी। इसकी जब जांच की जाती है तो इसमें टिश्यू बायोप्सी होती है। टिश्यू बायोप्सी बहुत ही दर्दनाक होती है, काफी दर्द इसमें होता है। अभी बीएचयू के डॉक्टर्स ने, बीएचयू के वैज्ञानिकों ने इसको निकाला है एक विधि, जिसके अंतर्गत बहुत आसानी से बिना चीरफाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने
ISSF विश्व कप में 2022 में जो हुआ 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण जीता है। पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो ये एक है किसान के बेटे और इनका गांव का नाम है कलिना। कलिना गांव के ये रहने वाले हैं और कलिना आपका पड़ता है मेरठ में। सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास ये गांव पड़ता है कलिना, वहीं के रहने वाले हैं। 10 मीटर में जीता है और ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोफेसर दीपक धर बोर्ड्समैन पदक के सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। दूसरा है कि प्रोफेसर दीपक धर IIT कानपुर के पूर्व छात्र हैं और यह पुरस्कार सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तीनों स्टेटमेंट ये सही है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ये गलत है क्योंकि ये पुरस्कार है ये हर 3 साल पे दिया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का जो आयोजन है वाराणसी में किया गया। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। अब इसमें 2 ऑप्शन है, तुलसी घाट या अस्सी घाट। तो ये आयोजन 2 मार्च 2022 से, तिथि भी हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, तुलसी घाट पर 5 दिनों के लिए किया गया था। 5 दिनों के लिए ये आयोजन हुआ था 2 से 6 मार्च तक वाराणसी के तुलसी घाट पर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब की बार 48वीं बार ये आयोजित हुआ था। इसका आयोजन जो है महाराजा बनारस विद्यान्यास और ध्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया। फरवरी मार्च महीने में इसका आयोजन 5 दिनों के लिए किया जाता है। और जो ध्रुपद मेला है, अगर आपसे एक लाइन पूछा जाए ये कैसा उत्सव है या क्या है, तो ये एक संगीत उत्सव के तौर पर इसको मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश कैडर के किस अधिकारी को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन हुआ करते थे? इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुटिया अभी तक हुआ करते थे। सुभाष चंद्र खुटिया अभी तक इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। सुभाष चंद्र खुटिया को रिप्लेस करके देवाशीष पांडे, जो कि 1987 बैच के IAS हैं, इनको बनाया गया है और ये यूपी कैडर के हैं। यूपी कैडर के होने के कारण उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में हम इसको पढ़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन है और अगर उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित किया जा रहा है तो आप समझते हैं कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोगों की कहीं संख्या है प्रदेश स्तर पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही आपको मिलेगी। 73वां अधिवेशन है, उत्तर प्रदेश में 27 सालों के बाद हो रहा है, इस कारण से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में ये हुआ। इससे पहले 1994 में इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया था। तो प्रयागराज में 27 सालों के बाद ये आयोजन किया गया है। इसके पहले प्रयागराज में ये 1994 में हुआ था प्रयागराज में। तो प्रयागराज में ये 27 सालों के बाद आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ से उत्तराखंड के बीच बनने वाले 300 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का नाम क्या रखा जाएगा? उत्तराखंड गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें कि किसकी कहां सरकार है तो एक लाइन में कह सकते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। इन तीनों ने मिलकर ये 300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कब तक, तो 2027 का लक्ष्य रखा गया है। बहुत सारे अंडरपास बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे, जमीन अधिग्रहित करनी पड़ेगी। टोटल खर्चा जो है 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर का आएगा और ये जो बनेगा इसका नाम रखा जाएगा गोमती एक्सप्रेसवे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोमती नदी यहां पर बहती है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी बहती है, सुल्तानपुर में भी बहती है, तो इसका नाम यही रखा जाएगा। किस घाट को नमो घाट के नाम से जाना जाएगा? नमो का मतलब नरेंद्र मोदी, हमारे देश के पीएम तो ही हैं, वाराणसी से वो सांसद हैं। वहां पर एक घाट पड़ता है खिड़किया घाट, इसका नाम बदल करके अब नमो घाट कर दिया जाएगा, नमो घाट। और यहां पर इनकी 75 फीट ऊंची एक नमस्कार मुद्रा की तस्वीर वो लगाई जाएगी, आकृति लगाई जाएगी। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वाराणसी में हुआ पुतुल उत्सव का आयोजन किस घाट पर किया गया? पुतुल उत्सव संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आयोजित है, वाराणसी में हुआ, यहां तक तो क्लियर है। अस्सी घाट, नमो घाट, मणिकर्णिका घाट या दशाश्वमेध घाट, कहां पर इसका आयोजन हुआ? तो ये जो आयोजन हुआ है पुतुल उत्सव का, ये 80 घाट पर किया गया है। 80 घाट एक मूवी भी है और 80 घाट मूवी बनी है एक नॉवेल पे, और ये नॉवेल जो है काशी का 80 काशीनाथ सिंह का है। काशी का
अस्सी, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो काशी का अस्सी, ये काशीनाथ सिंह का ये नॉवेल है, आप पढ़ सकते हैं। और इस पर मूवी भी बनी है जिसमें सनी देओल ने अच्छे से एक्टिंग की है, काफी अच्छी, पंडित जी उसमें। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से फरवरी की जारी रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर यूपी का रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। टॉप इसमें जो किया है वो वाराणसी ने किया है। कानपुर तो टॉप 10 में भी नहीं रहा है, ये टॉप 10 से बाहर हो गया है, इसकी रैंक 11th रही है। टॉप 10 में अगर यूपी के आपसे कब सिटी पूछ लिए जाए कि कौन कौन से हैं, तो वाराणसी ने तो टॉप किया है, फर्स्ट स्थान पर ये रहा है। और दूसरे नंबर पर यहां पर रहा है लखनऊ, ये सेकंड, यूपी में देखेंगे तो ये सेकंड ये रहा है। और आगरा जो है, आगरा तीसरे नंबर पर रहा है, यहां पर दिया नहीं है, आगरा तीसरे नंबर पर रहा है। लेकिन टॉप जो किया है वो वाराणसी किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की किस शहर की रैंकिंग शीर्ष रही है, ये याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का प्रतिष्ठित खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार? खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर अरुण शुक्ला को। आईआईटी कानपुर के ये प्रोफेसर हैं और जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स की संरचना, कार्य व मॉड्यूलेशन क्षेत्र में इन्होंने रिसर्च किया है, इस कारण से इनको दिया गया है। और आईआईटी में ये बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग विभाग में ये चेयर प्रोफेसर, मतलब ये प्रोफेसर है इस समय। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, क्या ये सही है? निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये नीति आयोग जारी करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि गुजरात लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर रहा। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे गुजरात रहा है, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है क्या वो द्वितीय रहा है? और कर्नाटक को इस सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि पहले स्थान पर तो गुजरात रहा है फर्स्ट। सेकेंड पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसमें रहा है महाराष्ट्र, सेकेंड पे महाराष्ट्र, और थर्ड स्थान पर ये कर्नाटक रहा है। तो ये बातें तो सही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है वो 6th स्थान रहा है, द्वितीय स्थान नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश का स्थान आपसे पूछा जा सकता है तो यूपी का ये 6ठा स्थान रहा है, ये ध्यान रखना। सी ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उस्ताद अमजद अली खान को, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में ये आयोजन हुआ और उसी में सरोद वादक हैं अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है? सरोद वादन से। तो सरोद वादक हैं ये, सरोद वादन से इनका संबंध है, इनको दिया गया है। और ये जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, इनका संबंध किससे, जिनके नाम पे ये पुरस्कार है? तो बांसुरी वादन से। इनका संबंध किससे है? बांसुरी वादन से। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है यूपी को। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार प्रदान किया गया? यूपी का स्टेट लेवल में देखा जाए तो प्रथम स्थान है। सेकंड स्थान पर कौन सा रहा है? राजस्थान रहा है। तीसरे पे कौन सा रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। यानी कि फर्स्ट पे यूपी, यूपी के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद तमिलनाडु। ये तो रैंकिंग हो गई स्टेट की, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला जिसको सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार भी मिला है तो वह है मुजफ्फरनगर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2022 की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसके अंतर्गत पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार हैं। राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण दिया गया, कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया गया। नलिनी अस्थाना को कला क्षेत्र में, जो राधेश्याम खेमका है इनको मरणोपरांत दिया गया है और कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत दिया गया है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है आपको कि मरणोपरांत इनको लोगों को दिया गया है, ये जिंदा नहीं है। मरणोपरांत तो ये पूछा जाता है कि किसको मरणोपरांत दिया गया। नलिनी अस्थाना को कला के क्षेत्र में दिया गया है, लेकिन इनको पद्म विभूषण नहीं पद्मश्री दिया गया है। और डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी को चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है। तो नलिनी अस्थाना को यह ध्यान रखना है आपको कि यह गलत दिया है। तो राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह को मरणोपरांत, साहित्य और
शिक्षा, और दूसरा सार्वजनिक मामले, इनको कल्याण सिंह को सार्वजनिक मामलों के उसमें दिया गया है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर बात की जाए तो भारत रत्न, भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण की ही बारी आती है। पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद में पद्मश्री, ये ऐसे क्रम है। और ये राशिद खान को कला के क्षेत्र में और वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। तो दो लोग ये और फिर 4 ये हो गए। और उसके बाद में आपके 10 लोग और हैं, जिसमें से नन्ही अस्थाना, शीशराम, सेठपाल सिंह, सुश्री बिंदु सिंह जो है विद्या बिंदु सिंह, शिवानंद, अजय कुमार सोनकर, अजीता श्रीवास्तव, कमलाकर त्रिपाठी और शिवनाथ मिश्रा, इन लोगों को पद्मश्री दिया गया है। सतीश महाना उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के 23वें अध्यक्ष बने। किस क्रम के 23वें अध्यक्ष बने? ये 18वीं विधानसभा है, लेकिन अध्यक्ष का क्रम इनका देखा जाए 23वां है। वो कितनी बार विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं? सतीश महाना कानपुर की नगर की जो महाराजपुर सीट है वहां से ये एमएलए चुने गए हैं, विधायक बनके वहां से आए हैं। और इस बार इनका अगर देखा जाए तो कौन सा टर्म है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 8वीं बार ये सदस्य चुने गए, यानी कि 8वीं बार इन्होंने चुनाव जीता है, 8वीं बार। और ये 8वीं बार विधायक चुने गए हैं और 18वीं विधानसभा के ये क्या हैं? ये उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो विधानसभा के 23वें वैसे अध्यक्ष हैं, लेकिन विधानसभा 18वीं है और ये 8 बार विधायक बन चुके हैं इस बार को जोड़ा जाए। योगी जो पहली गवर्नमेंट थी, ये तो योगी 2.0 आ गई, इसमें औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ओम्बुड्सपर्सन ऐप या लोकपाल ऐप विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के किसके द्वारा, किस विभाग के द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा इसको, ये लोकपाल जो ऐप है इसको जारी किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। विभिन्न योजनाएं जिसमें मनरेगा है, वहां पे अगर कोई शिकायत आप करेंगे, रिपोर्ट होगा कुछ, तो उसके आधार पर, इस ऐप के आधार पर आप शिकायत कर सकते हैं। आपकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी और इसमें आपकी समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। अच्छे ये प्रश्न थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पिछले 2 एपिसोड को भी आप जरूर देखिए। यूपी करंट अफेयर आईएएस प्रेप साथ आप सर्च करिए, यूपी करंट अफेयर आईएएस प्रेप, फरवरी करंट अफेयर आईएएस प्रेप, मार्च करंट अफेयर आईएएस प्रेप करके आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी पड़े हुए हैं। आप इसको देखते रहिए। जल्द ही हम पूरा 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी हम आपका रिवीजन करा देंगे, जिससे कि आपका एक भी सवाल उत्तर प्रदेश या अन्य कोई करंट अफेयर से गलत ना हो। थैंक यू सो मच। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकते हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को आप ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप पर जा सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप हमारा है, या हमें मैसेज कर सकते हैं 6307281212 पर।